स्पेक्ट्रम मामले ने कितने राजनीतिक समीकरण बिगाड़े हैं वहां की सरकार के? क्या सरकार की जहां बात आती है, मैं मानता हूं कि अभी जिस तरह का रुझान दिखाई दे रहा है, उस रुझान में तो उस हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम मामला उतना ज्यादा असर किया होगा। क्योंकि अगर सबसे बड़ा फैक्टर अगर होता, और मीडिया जिस तरह से लगातार कह रही थी 2G स्कैम, वो अगर जनता के माइंड में अगर वो दी फैक्टर अगर होता, तो शायद डीएमके का सफाई हो चुका होता वहां तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में। पर जिस तरह का कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में, और डीएमके लेड गठबंधन थोड़ा सा आगे है एआईडीएमके से, तो मुझे लगता है कि असर तो हुआ है 2G स्कैम का, पर जिस हिसाब से होना चाहिए था या फिर जिस तरह से होना चाहिए था, शायद उस हिसाब से नहीं हो पाया। जी, अगर हम कुछ राज्यों की बात करें, जिस तरीके से चाहे तमिलनाडु चाहे केरल, जो अन्य जो दल हैं उनकी जो रणनीति है कि खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, तो उस पे दल पर जो उन्होंने जो वहां पर जो वोट बैंक की राजनीति करी है कि कुछ ना कुछ जरूर वो अपनी 1-2 सीट हासिल कर लेंगे, वो कितना राजनीतिक समीकरण बिगाड़ पाए? देखिए, जहां बात आती है तमिलनाडु और केरल की, मैं मानता हूं कि केरल में सीधा सीधा 2 पार्टी वाला सिस्टम है, यूडीएफ और एलडीएफ। और बीजेपी का जहां बात आता है या फिर एनडीए की जहां बात आती है, बीजेपी का आज तक कभी वहां पे पल्ला, मतलब वहां पे कोई सीट नहीं आया है, या फिर बीजेपी ने कोई किसी तरह का करिश्मा कर नहीं पाया। हालांकि आरएसएस का ग्रास रूट लेवल पे काफी ज्यादा वहां पे वर्चस्व है और काफी होल्ड है, पर वो कभी भी पॉलिटिकली ट्रांसलेट नहीं हो पाया है। जो बीजेपी का या फिर आरएसएस का जो कट्टर जो वोटर है, अक्सर देखा गया है कि वो समीकरण के हिसाब से, मुद्दों के हिसाब से या तो एलडीएफ के तरफ वोट किए हैं या तो फिर यूडीएफ के तरफ वोट किए हैं। और वही चीज इस बार भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का कोई वहां पे किसी तरह का फायदा होगा। अगर मुश्किल से मुश्किल, अगर बहुत ही चौंकाने वाली अगर नतीजा होता है, तो शायद 1-2 सीट जीत सकते हैं। तमिलनाडु में भी वही चीज रिफ्लेक्ट होने की संभावना है। अगर करिश्मा अगर हो गया, तो शायद 1-2 सीट जीत पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि असम में बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव के मुकाबले में बेटर होगा। और वहां पे आपका जो फॉरेन नेशनल वाला या फिर बांग्लादेशी वाला जो इशू है, उस चीज को बीजेपी बहुत तरीका से भुना पाई है असम में। और उसके चलते मुझे लगता है कि शायद 15 से लेके 20 सीट के बीच में बीजेपी को मिल सकती है असम में। और वो अगर मिलता है तो ऐतिहासिक होगा असम के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल ऐतिहासिक होगा, पर वो भी बहुत टफ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से बराबर लीड कर रही है, वह आगे चल रही है। और बंगाल की जहां बात आती है, बंगाल में मैं नहीं मानता हूं कि बीजेपी का किसी तरह का भी वहां पे कोई भी मजबूती है या फिर कोई भी सीट जीत सकती है। हो सकता है कि इक्का दुक्का सीट, आइसोलेटेड सीट जिसको हम लोग कहें, हो सकता है कि बाई फ्लूक जीत जाए 1-2 सीट, पर वो भी बहुत ही मिनिमम लगता है चांसेस। चलिए, एक बार हम आते हैं फिर से पश्चिम बंगाल से, आप बिलोंग करते हैं, तो पश्चिम बंगाल की ही अगर हम बात करें, तो अब जब ममता की एक लहर सी चल निकली है, क्या लग रहा है कि अब जब दोबारा सत्ता में आएंगी तो विकास के क्या नए आयाम स्थापित होंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल के जनता ने बहुत ही ज्यादा अपेक्षा और होप के साथ इस गठबंधन को वोट किया है। और अब तो लग रहा है कि शायद कांग्रेस की भी आवश्यकता नहीं होगी ममता को। हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस अपने आप में सरकार बना ले वहां पे। पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि विकल्प पे आप क्या दे रहे हैं। आप अगर मतलब सिंगूर नंदीग्राम पे वो राजनीतिक मूवमेंट के हिसाब से तो आपने जो किया था वो सही था, क्योंकि आपको अपना क्रेडिटेबिलिटी जनता के बीच में साबित करना था। पर इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि नैनो जो हट गया सिंगूर वहां से, नंदीग्राम से और सिंगूर से, तो उसके चलते जो नुकसान हुआ है, जो फायदा हो सकता था बंगाल के परिप्रेक्ष्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, या फिर वहां पे जो रोजगार जो बढ़ सकता था, तो इस तरह का काम अगर ममता अगर करती है सीएम बनने के बाद, तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी बात है कि मैं मानता हूं कि राजनीतिक वेंडेटा या फिर पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज
उस चीज को करना भी उचित नहीं होगा। संयम से तृणमूल कांग्रेस की जो कैडर है या फिर कार्यकर्ता है, उन लोगों को मतलब संयम से काम लेना होगा। राजनीतिक विजय के चलते मतलब पागल ना हो जाए और उसके चलते मतलब जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है या फिर वाम फ्रंट के जो लोग हैं उन लोगों पे मतलब आक्रमण ना करे, क्योंकि वो अगर करेंगे तो राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है बंगाल में। और उसके साथ साथ कृषि और लैंड रिफॉर्म्स और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों का संतुलन किस तरह से करें ताकि एक आर्थिक दृष्टिकोण से डेवलपमेंट हो और जिसपे किसान भी वंचित ना हो और इंडस्ट्रीज भी आए। ये बहुत बड़ा चुनौती है ममता के लिए और ये देखना होगा कि उनका मतलब अगला 100 दिन के अंदर जो सरकार का जो एक परफॉर्मेंस शीट होता है उसी पे इन सब चीजों का खुलासा करना होगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है। मतलब लगभग 35 साल के बाद एक 35 साल तक जो एक सरकार रही है वो एक तरह से साफ हो रहा है और आप लोग अगर वोट कर रहे हैं तो बहुत ही अपेक्षा के साथ वोट कर रहे हैं, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन लेवल भी उतना ही हाई होगा। बिल्कुल 34 साल का किला फतेह करेंगी ममता बनर्जी। ये कोई शायद बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बहुत ऐतिहासिक जीत है और ऐतिहासिक राष्ट्रीय लेवल पे वाम फ्रंट का जो राजनीति है उस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस चीज का। और ये थर्ड फ्रंट वाला जो राजनीति है शायद उसका ढांचा खत्म हो जाए बंगाल के हार के बाद। तो साहब जो नंदीग्राम मुद्दा हो गया और वो चाहे नैनो का प्रोजेक्ट हो गया, ये जो मुद्दे तमाम सारे रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे अहम मुद्दे रहे, इन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनावों के राजनीतिक समीकरण कितना बिगाड़े हैं? राजनीतिक समीकरण बहुत हद तक बिगाड़े हैं और उसके बाद जिस तरह का नरसंहार हुआ था आपके नंदीग्राम में और सिंगूर में, जब कांटे का जब संघर्ष चल रहा था, तृणमूल कांग्रेस और आम जनता एक तरफ और लेफ्ट फ्रंट के कैडर और लेफ्ट फ्रंट के गुंडे, और वहां पे पुलिस ने जिस तरह का भस्मासुर वाला या फिर भक्षक वाला जो काम किया था। और खास करके आपको देखना होगा कि नंदीग्राम, सिंगूर, ये जितने सारे इलाका है ये माइनॉरिटी पॉपुलेशन काफी अच्छे पैमाने पे है। वहां पे लगभग 30-35% के आसपास माइनॉरिटी या फिर मुसलमान पॉपुलेशन है और वहां पे माइनॉरिटीज के साथ जो संघर्ष हुआ था सीपीएम कैडर का, और जिसपे मतलब माइनॉरिटी वुमेन का बलात्कार या फिर उन लोगों को मर्डर करना, तमाम लोगों का हत्या करना, जिस तरह का चीजें हुआ था और जो आरोप पे आरोप लगा था। और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का जो स्टेटमेंट आया था कि इन लोगों ने यही चीज चाहा तो हमने किया ये चीज, ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री का बयान आया था। और आपका रिजवान वाला केस भी जो कोलकाता में जो खुलासा हुआ था और उसपे जो सीपीएम के जो वरिष्ठ लोग जो इन्वॉल्व थे और पुलिस के जो पदाधिकारी जो इन्वॉल्व थे और उसको जिस तरह से मतलब एक तरह से छुपाने की कोशिश किया गया है, तो ये सब चीज माइनॉरिटी वोट बैंक जो ट्रेडिशनली लेफ्ट का रहा है वो बिल्कुल वहां पे सेंध हुआ है और तृणमूल कांग्रेस के तरफ वो माइनॉरिटी वोट बैंक गया है। और जो मेजोरिटी वोट बैंक है वो लोग तो मतलब पहले से ही हताश थे सीपीएम को लेके। तो ये दोनों फैक्टर मिला के मतलब एक तरह से असर हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता जी हमसे इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर एक चीज तो निकल करके आई है, जिस तरीके से जो मुद्दे हैं, अगर हम चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें तो नैनो मुद्दा है, नंदीग्राम मुद्दा है, इन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण जरूर बिगाड़े हैं, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम मामला हो। फिलहाल जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना, क्योंकि अभी तक ये शुरुआती रुझान आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं उनमें कांग्रेस गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। फिलहाल हम आपको समय पर जो अपडेट देते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।